नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजीईएसी के थ्रू या बीसीईसी के थ्रू, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप बिहार इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्विन और मैं हूं मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एक छात्र, जो कि आपको बताने वाला हूं बिहार इंजीनियरिंग के एडमिशन के बारे में। और मैं मोतिहारी कॉलेज का हूं, तो मोतिहारी कॉलेज के सारे करिकुलम एक्टिविटीज़ और जो भी यहाँ पे अवेलेबल फैसिलिटीज़ है, हमारे हॉस्टल्स कैसे हैं, लाइब्रेरी कैसी है, स्पोर्ट्स की क्या सुविधा है, जिम की क्या व्यवस्था है, मैं वो सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या मेरा होगा? नाम बबीता है। मैं मोतिहारी कॉलेज के सीएससी ब्रांच की स्टूडेंट हूँ। अभी 5th सेमेस्टर में हूँ। और आपने कब एग्ज़ाम दिया था और किस साल आपने एडमिशन लिया था यहाँ? मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था और मैंने उसी साल एडमिशन लिया है। मैं बीसीसी के थ्रू आई हूँ, यूजीसी के थ्रू नहीं। यहाँ पे इस कॉलेज में आने के लिए दो प्रोसेस होता है। एक आप यूजीसी के थ्रू आ सकते हैं, दूसरा बीसीसी के थ्रू। यूजीसी में जेईई मेंस के थ्रू आ सकते हैं और बीसीसी में आप बिहार के स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं। जेईई मेंस में आपको परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। जनरली यहाँ पे मुझे पता है कि जनरल बॉयज़ के लिए थोड़ा कट ऑफ हाई होता है सीएससी ब्रांच में। सीएससी और सिविल ब्रांच का थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन आप दूसरे ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कट ऑफ थोड़ा कम है, जैसे कि परसेंटाइल थोड़ा कम है। क्योंकि एआई में फिर आपको सीएससी का ही पढ़ाई होता है, लेकिन कट ऑफ कम जाता है फिर ठीक सिविल है। विद सीए में। और बताइए, अगर कोई लड़का 10th पास किया है, उसके बाद वो इस कॉलेज में आना चाहेगा, तो उसको कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कब कब और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा, से? अगर आपने अभी 10th पास किया और आपको इस कॉलेज में आना है, तो पहले आपको 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इन 3 सब्जेक्ट से केमिस्ट्री करना है और आपको 55% कम से कम 12th में आना ही चाहिए। उसके बाद ही आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कट ऑफ कुछ SC ST के लिए वेरी कर सकता है रिजर्वेशन के बेसिस पर। ठीक है। 12th के बाद फिर कौन सा एग्जाम देगा? 12th के बाद आप 2 एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला जेईई मेंस का एग्जाम का प्रोसेस होता है, उस बेसिस पे आप कट ऑफ क्लियर कीजिए। अगर उस बेसिस पे कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, तो आप बिहार लेवल के बीसीसी एग्जाम को दे सकते हैं। उस बेसिस पे भी अगर उस बेसिस से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो फिर आप उससे भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका सेशन लेट होगा, दोनों का सेशन एक ही साथ शुरू किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली मैं बता दूं, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं अभी मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हूँ। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट भी हूँ। इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए या बिहार के किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक जेईई मेंस आप दे सकते हैं, या तो आप बीसीईसी के थ्रू आ सकते हैं। जेईई मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद भी कुछ सीटें यहाँ वैकेंट रह जाती है, तो उसके लिए एक बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अपने तरफ से एग्ज़ाम लेती है बीसीईसी के थ्रू, उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं आप। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मेंस का एग्ज़ाम देना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको यूजीईएससी का काउंसलिंग करवाना पड़ेगा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यूजीईएससी का काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपना बिहार जेईई मेंस का आपने एग्ज़ाम दिया हो, और जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद आपका यूजीईएससी का रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा, तो आपको बिहार का रैंक मिलेगा। इसमें आपका 2 तरह का रैंक मिलेगा। एक आपका यूआर रैंक होगा, अनरिजर्व रैंक, और एक होगा आपका कैटेगरी का रैंक। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, SC ST हो या ओबीसी हो, तो उसका एक अलग रैंक होता है। और हर कॉलेज के लिए जैसा कि आपको पता होगा, जिस हिसाब से रिजर्वेशन होती है वैसा सीट आपको रिजर्व रहता है। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रहता है। तो मेरा एडमिशन तो अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ था यहाँ पे, और मेरी रैंक थी 1200 के करीब थी पूरे बिहार में। मेरा सेशन है 2023 से 2027 वाला, तो 2023 में मैंने एडमिशन करवाया था। परसेंटाइल भी बता दीजिए। और जेईई मेंस में मेरी परसेंटाइल आई थी 85 परसेंटाइल थी, और मुझे यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल रही है। 2023 के ये डाटा है। अब आप बता दीजिए थोड़ा बीसीईसी के बारे में बताइए कि आपका कैसे एडमिशन हुआ? बीसीसी में एडमिशन बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जनरली वो एग्जाम एग्रीकल्चर के बच्चे और क्या कहते हैं बायोलॉजी के बच्चे भी देते हैं और मैथमेटिक्स के बच्चे भी देते हैं। जो मैथमेटिक्स के बच्चे देते हैं वो या तो एग्रीकल्चर के लिए देते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा सिर्फ वैकेंट नहीं होता है, उससे इंजीनियरिंग में ही एडमिशन ज़्यादा होता है। इससे आप बिहार यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेरा रैंक जनरली 181 था। मुझे भी यूआर कैटेगरी से यहाँ पे सीएससी ब्रांच अलाउड हुआ था। तो आप इस हिसाब से अपने रैंक और कैटेगरी के वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलाउड होगा। ठीक है। आपका रैंक आपका कितना आया था यहाँ पे? यूआर रैंक 181 था मेरा। अच्छा। परसेंट है।
गर्ल्स लोग का एक अलग आरक्षण रहता है 33% के लिए। अभी मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मैं फी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये हर एक कॉलेज में लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, कॉलेज नहीं। तो मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो हमारा फी लगता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जनरली जनरल कैटेगरी के लिए सेमेस्टर का फी लगभग 3700 लगता है, और कॉलेज का डेवलपमेंट फी लगता है जो साल में आपको एक बार देना होता है, वो लगभग 2600 या 50 रुपये इस टाइप से लगता है। और इसके साथ यहाँ पे एक हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल गवर्नमेंट का बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको हॉस्टल का फीस बस मंथली 1200 रुपये लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लिए। आप एडमिशन लेने से पहले आप अपने ब्रांच के बारे में जरूर सोच रहे हो कि कौन सा ब्रांच लेना सही होगा। तो मैं बता दूं, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जहां भी आप जाइएगा, सीएससी का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा और सिविल का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। सीएससी और सीएससी एआई, ये दो ब्रांच जाता है, थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है कट ऑफ। सीएससी का कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन कई बार होते हैं कि कुछ बच्चे सीएससी का कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें सीएससी ब्रांच से ही होता है कि सीएससी ब्रांच से ही पढ़ाई करना है। तो इस कॉलेज की वजह से आप ब्रांच को चेंज ना करें, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी। दूसरा कि अगर ठीक है आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप सीएससी की जगह सीएससी एआई को ले सकते हैं। दोनों की पढ़ाई लगभग सेम होती है और टीचर सेम है, फैकल्टी सेम है और सिलेबस सेम रहता है। फिर अगर आपको सिविल ब्रांच में लेना है और अगर सिविल ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिविल प्लस सीए ले सकते हैं। वो ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये ब्रांच न्यू आया है तो लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो वो ज़्यादा एडमिशन नहीं ले रहे, तो इसके कट ऑफ थोड़े कम जा रहे हैं। और मैं बता दूँ, 13 मई से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है बिहार में यूजी ईएसी के लिए, ठीक है। और फिर अब मैं बताऊँ कि चॉइस फिलिंग का एक क्राइटेरिया आता है। आप जब यूजीएसी का दीजिएगा तो आपका बिहार का रैंक आएगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग मांगेगा कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। आपका रैंक तो वो डिसाइड कर देगा यूजीएसी, लेकिन आपसे चॉइस मांगेगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है, कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आप लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ये दिया जाता है, ये राइट्स, कि आप कहाँ आप चॉइस करना चाहते हैं। उस हिसाब से यहाँ राउंड चलती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में आपका अगर हो गया, आपका रैंक अच्छा है और आपने डिसेंट कॉलेज दिया है कि हाँ मेरे रैंक के हिसाब से वो मेल खा रहा है, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नहीं तो आपको फिर सेकंड राउंड का वेट करना पड़ेगा, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है। और उसके बाद भी कुछ बच्चों का सीट नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए एक स्पोर्ट राउंड होता है। ये बिहार कभी कंडक्ट कराती है, कभी नहीं कंडक्ट कराती है। तो जैसा कि मेरे टाइम पे 2023 में तो नहीं था, लेकिन उसके बाद 2024 में ये आया था। तो इस बार का आप थोड़ा इसके लिए देख लीजिएगा कि इस बार स्पोर्ट राउंड होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि किस कॉलेज का कौन सा रैंक चॉइस फिलिंग में हमको प्रेफरेंस देना है। मैं बता दूं कि चॉइस फिलिंग में आप 20-25 कॉलेज या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रेफरेंस रहेगा, जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज रहेगा, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, और सेकंड को उसके बाद, और थर्ड, इसी तरह से अंत तक रहता है। तो आपको जो भी आपके रैंक के हिसाब से वहाँ सीट अवेलेबल रहेगी, वो सीट आपको मिल जाएगी। अब मैं बताऊंगा कि आपने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में, आपको सीट अलॉट हो गई, तो सीट अलॉट होने के बाद आपको ऑफलाइन आकर कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। क्या आपने रैंक जो दिखाया वो सही था कि नहीं, आपने 12th में 55% अंक हासिल किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बारे में ज़रा आप बता दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है आपके एडमिशन लेने के प्रोसेस टाइम में होता है। यहाँ पे आए तो एडमिशन लेने टाइम, उस टाइम आपके पास, जैसे कि अगर आप 12th में आए तो आपके 12th का मार्कशीट होना चाहिए, साथ में आपके 10th का भी मार्कशीट होना चाहिए। और अगर क्या कहते हैं, उसके बाद आपका जो रैंक आया उसका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, रैंक कार्ड भी होना चाहिए, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। उसके साथ अगर आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वो जनरली बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो इधर रिसेंट में बना हुआ होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता तो ये भी दिक्कत दे सकता है। साथ में आपके पास फोटो होना चाहिए अपना, और साथ में आधार कार्ड होना चाहिए। हो सके तो इन सब का फोटो कॉपी पहले से निकलवा के आइएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा एडमिशन लेने में। और मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बिहार के किसी भी कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना हो जो गवर्नमेंट से है, तो आपको बिहार का रेसिडेंट होना जरूरी है। बिहार का रेसिडेंट इसमें लगेगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट के आके यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब 38 जिले में 38 कॉलेज हैं बिहार में, ठीक है। इसमें से कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा लोग देते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेज पुराने हैं, कुछ में प्लेसमेंट की अच्छी सुविधा है, कुछ का कैंपस एरिया अच्छा है।
तो इस हिसाब से इन्हें कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि हमारे कॉलेज को छठा रैंक मिलता है जनरली। भागलपुर है। फर्स्ट कॉलेज पे हमारा रह रहा है मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, सेकंड पे भागलपुर रहा है, और थर्ड पे इसी तरह से बख्तियारपुर है, और फोर्थ पे गया, और फिफ्थ पे हमारा मोतिहारी कॉलेज। इसी तरह से है, और इसका कुछ ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कौन सा कॉलेज फर्स्ट पे रहेगा। ये होता है कि परफॉर्मेंस कॉलेज का कैसा है, कितने बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ब्रांच इम्पोर्टेंट है क्या, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ब्रांच हमारा इम्पोर्टेंट है? हाँ, मुझे लगता है कि ब्रांच इम्पोर्टेंट है, कई हद तक ब्रांच इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को कॉलेज बहुत अच्छा मिल गया और उसे ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, और आप मैकेनिकल ब्रांच में आ गए और आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है क्योंकि आप कॉलेज के बेसिस पे आए, तो आप ये अपने लाइफ के साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक करिएगा। तो आप ब्रांच को प्रायोरिटी ज़्यादा दें, क्योंकि उससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट डिसाइड करता है। इस वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ कि इससे कितना आपको प्लेसमेंट लगेगा, क्योंकि प्लेसमेंट का कंडीशन लगभग सेम है। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप मैकेनिकल लेके भी आप बहुत आगे जा सकते हो, और अगर इंटरेस्ट आपको नहीं हो तो आप सीएससी लेके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जहाँ तक आप गर्ल्स हैं, तो आप गर्ल्स के सेफ्टी के बारे में बताइए। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गर्ल्स लोग का सेफ्टी का क्या है? सेफ्टी का कंडीशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपके हॉस्टल में भी केयर टेकर है, गार्ड रहती है। बाहर से भी आप पे कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दिक्कत हुआ तो आप अपने तुरंत फैकल्टी, एचओडी हर एक आपके साथ रहते हैं। तो ऐसा कभी कुछ मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। आई थिंक ऐसा नहीं होता है किसी के साथ, ये फैसिलिटी है। हाँ, और सबसे मेन क्वेश्चन हर एक गार्जियन और स्टूडेंट का भी रहता है कि कॉलेज में रैगिंग का क्या सीन है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में मैंने ऐसा कुछ खास रैगिंग नहीं देखा। अब तो रैगिंग पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। अब शायद मुझे लगता है कि अब तो इंट्रो भी नहीं होता है, बहुत ख़त्म हो चुका है रैगिंग फैसिलिटी। तो ऐसा रैगिंग से बिल्कुल नहीं डरना है। जब मैं आई थी मेरे टाइम में भी नहीं था, और अब ये बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब ये बिल्कुल नहीं है, कोई रैगिंग का कोई दिक्कत नहीं है। ये रैगिंग वाले बात पे मैं अपने प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो जब से आए हैं रैगिंग 99% कह सकते हैं कि कम हो गया। वो 1% में कभी कभार हो जाता है, तो वो रैगिंग को नहीं लिया जाता है। थोड़ा डिसिप्लिन बनाने के लिए भी चाहिए होता है। और रैगिंग का यहाँ मैं बता दूं कि ये फुल्ली एंटी रैगिंग आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है बाद में। ये फुल्ली एंटी रैगिंग कॉलेज है। यहाँ पे रैगिंग लेना क्रिमिनल ऑफेंस है, आप रैगिंग किसी का नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और एंटी रैगिंग स्क्वाड आप पे तुरंत बैठ जाएगी, तो आप इस तरह के काम बिल्कुल ना करें किसी भी कॉलेज में। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया रहेगा, वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि अटेंडेंस का है 75% अटेंडेंस आपको हर एक सब्जेक्ट पे पुराना पड़ेगा, तब आप किसी भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो या एंड सेम का एग्जाम हो। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग में 48 पेपर देना होता है, मतलब 48 एग्जाम आपका एंड सेम का होगा, मतलब कि यूनिवर्सिटी लेगी। फिर हमारे कॉलेज भी एग्जाम 48 पेपर का अलग से लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 70 मार्क्स का एग्जाम होता है जो यूनिवर्सिटी लेती है। 30 मार्क्स का एग्जाम जो होता है वो कॉलेज लेगी, जिसमें 20 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, और 10 मार्क्स आपको अटेंडेंस और कुछ असाइनमेंट बेसिस पे आपको मिलेंगे। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि 75% अटेंडेंस बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं रहेंगे 75%, तो आपको एग्जाम में एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस हो गए कि कोई दिक्कत हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उस सिचुएशन में मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, तो इतना भी नहीं घबराना है। और स्कॉलरशिप की बात रहेगी तो मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप की यहाँ फैसिलिटी है, जिसके बारे में बताइए जरा। एक स्कॉलरशिप पीएमएस स्कॉलरशिप होता है। जनरली ये सारे बच्चों पे अप्लीकेबल है, लेकिन जनरल गर्ल्स और जनरल बॉयज़ के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। मैं पहले बता दूं, इस स्कॉलरशिप के तहत आप सिर्फ क्या कहते हैं, हर जो बॉयज़ या गर्ल्स ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से, वो तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको हर साल 15,000 रुपये मिलता है एनएमसी, और ये हर साल मिलता है, चारों साल आप जितना रह सकते हैं। उसके बाद एक प्रगति स्कॉलरशिप होता है जो लड़कियों के लिए होता है। ये बिहार में सिर्फ गर्ल्स के लिए मिलता है। ये फर्स्ट ईयर में ही आप अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं कि वो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से छूट जाता है। प्रगति स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही है, जिसमें उनको 50,000 रुपये एक साल में मिलता है। वो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट को मिलता है।
इसमें आपके ऊपर कोई खास कोई क्राइटेरिया नहीं रहता, बस आप बीटेक के गर्ल्स हो, बीटेक में पढ़ रहे हैं, आप टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इस चीज़ को मिस ना करें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी अलग अलग स्कॉलरशिप आती है, प्राइवेट स्कॉलरशिप, हो सके तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो आप उसको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे लोन भी मिलता है, जिस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप बिहार सरकार आपको लोन भी देती है पढ़ने के लिए, कि आप पढ़ाई पूरा कर सकें। इसका क्राइटेरिया ये रहता है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने चाहिए। उसके बाद आपको जब भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा कॉलेज से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिहार के एक स्कीम आई थी 7 निश्चय योजना, उसके थ्रू आपको मिलती है इसके लिए। 7 और इसमें आपको जितने भी बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में DRCC ऑफिस बना हुआ है, वहाँ से आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए अगर आप कहिएगा तो आप कमेंट कर दिएगा, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा किस तरह से लोन अप्लाई करना है। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस लोन पे इंटरेस्ट फ्री है। स्टूडेंट का सुबह सुबह का क्या रूटीन आपका रहता है, आप अपना ही बता दीजिए। देखिए, सबका अपना अलग अलग रूटीन होता है। कोई बच्चे जो रात में जगते हैं तो उनके लिए वो सुबह लेट उठते हैं। कोई बच्चे मॉर्निंग पर्सन होते हैं, तो मैं अर्ली वेट पर्सन हूँ, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, तो उस हिसाब से रहता है। लेकिन आप जिस टाइम भी उठे, आपको 10 बजे कॉलेज में प्रेजेंट होना होता है, तो ठीक है। ये रूटीन होना चाहिए आपका। 9 बजे तक आपको नाश्ता मिल जाता है मेस में, आप वहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? Environment according to girls, it is too much good. ठीक है। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके पास लाइब्रेरी का फैसिलिटी, जैसे आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप लाइब्रेरी में प्रेजेंट रह सकते हैं यहाँ पे। और रात के 8 बजे के बाद है कि यहाँ पे हॉस्टल के गर्ल्स हॉस्टल में रूल है कि आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो हाँ, मुझे लगता है ये सेफ्टी के लिए सही है। और फिर हर जगह CCTV कैमरा लगा हो, तो आपके साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेस का फूड कैसा रहता है यहाँ? मेस का फूड मेस का फूड का कंडीशन हर जगह ख़राब ही रहता है। इसमें मैं ज़बरदस्ती तारीफ़ करके कहीं भी अच्छा नहीं बता सकती, लेकिन आपके पास ऑप्शन है बहुत सारा कि आप हॉस्टल के मेस के फूड पे ही डिपेंड नहीं हो सकते। यहाँ पे एक कैंटीन है, वहाँ से खाना खा सकते हैं। दूसरा भोजनालय है, तीसरा आंटी के पास है, तो आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, आप एक पे डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है। क्या यहाँ का लाइब्रेरी यूजफुल है? यहाँ का लाइब्रेरी मुझे लगता है सब बहुत यूज़फुल है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे लाइब्रेरी का फैसिलिटी लगभग 12 घंटे का अवेलेबल है, और दूसरा AC लगा हुआ है, तो आपको गर्मी या इससे का कोई चीज़ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, या फैन वैन का, तो आप कभी भी लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं। वाईफाई और नेट की सुविधा कैसी रहती है? वाईफाई और नेट की अवेलेबिलिटी भी 24 घंटा है यहाँ पे। आप कॉलेज में रहे या हॉस्टल में रहे या फिर लाइब्रेरी में रहे, हर जगह आपको वाईफाई और नेट अवेलेबल है। ठीक है। और जिम गर्ल्स कॉलेज में है? जिम गर्ल्स हॉस्टल में है। अभी कुछ टेक्निकल इशू हो गया है जिम्स में, लेकिन वो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन जिम अवेलेबल है। और बॉयज़ के बारे में बता दूं, अभी आपको लेके चलूँगा जिम जहाँ है बॉयज़ लोग का, तो आप देख लीजिएगा। जिम बॉयज़ लोग का काफ़ी नया नया बना है और काफ़ी अच्छा भी है। तो अभी मैं आ गया हूँ जिम की आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ आपको ट्रेडमिल, साइकिलिंग और भी बहुत सारी मशीन्स हैं जहाँ पे आप अपना एक्सरसाइज, वर्कआउट जो भी है आप कर सकते हैं। यहाँ डंबल्स के सेट भी आप लगा सकते हो। मिरर भी है, जैसा कि आप मिरर में देख सकते हो। मैं तो रोज जिम करता हूँ। जिसके बाद ये है हमारा क्लासरूम। फर्स्ट ईयर में आप आइएगा तो आप यहीं पढ़िएगा। ऐसे आपके बेंच मिलेंगे और यहाँ पे आपका डिजिटल बोर्ड रहेगा। क्लासरूम में पढ़ाई करने के बाद आपको पड़ेगी लाइब्रेरी की ज़रूरत, तो यहाँ आप लाइब्रेरी कर सकते हैं। इसमें आके सबसे पहले आपको अटेंडेंस बनाना होता है, और ये लाइब्रेरी का माहौल है जैसा आप देख सकते हैं, शांतिनुमा माहौल। करेंटली अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है जूनियर्स का, और हमारे 5th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी लाइब्रेरी में ये लंच का टाइम है तो थोड़ा कम आपको भीड़ दिख रही है। लाइब्रेरी के बाद अब मैं लिए चलता हूँ आप सभी को कॉलेज के लैब्स की तरफ। यह है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए लैब, कंप्यूटर लैब। और ये है जिसे 4 सालों में आप सबसे ज़्यादा बार अगर किसी चीज़ को देखेंगे तो ये है हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस। एकेडमी से बाहर निकलने के बाद ये है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ग्राउंड, जहाँ एक तरफ वॉलीबॉल होता है और दूसरी तरफ फुटबॉल की सुविधा है। और फाइनली ये रहा एकेडमिक बिल्डिंग, जिसके लिए आपने इतनी पढ़ाई की थी, जहाँ पे
6 ब्रांच की पढ़ाई होती है और हर एक ब्रांच में 60 सीट होते हैं। ये बिल्डिंग 2 फ्लोर का है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे प्रिंसिपल सर का ऑफिस मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में 2 एकेडमिक बिल्डिंग है, 2 मंदिर हैं और 3 बॉयज हॉस्टल हैं। जिसके बाद आगे यह ओल्ड बॉयज हॉस्टल के लिए बैडमिंटन कोर्ट, और उसी के ठीक 10 कदम आगे जाने पे हमारा ये दूसरा मंदिर, जहाँ पे सरस्वती पूजा में सरस्वती जी स्थापित की जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 48 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर के ठीक सामने सबसे पुराना वाला बॉयज हॉस्टल है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ बच्चे रह रहे हैं। ओल्ड बॉयज हॉस्टल के नाम से फेमस है, OBH हम लोग बुलाते हैं। इसमें खास बात यह है कि काफ़ी हवादार रूम है। कहने का मतलब है कि इनमें गर्मियों के दिनों में भी आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है ये पेड़ पौधे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमरूद और आम, कटहल, ये सब के पेड़ है, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा रहता है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ नए वाले बॉयज हॉस्टल की तरफ। ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसका नाम है विक्रम साराभाई बालक छात्रावास 300 सैया। इसका मतलब है यहाँ 300 बेड हैं स्टूडेंट के रहने के लिए। ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें आपको 2 लिफ्ट मिलते हैं आपकी सुविधा के लिए। अब मैं आप सभी को लिए चलता हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ, मेरा मतलब है मेस, जहाँ पे आपको खाना मिलेगा। तो चलिए, ये रहा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे टेबल और चेयर्स आपको अवेलेबल रहेंगे खाना खाने के लिए। काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और मैं इस साइड आपको लेके दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपको खाना मिलेगा मेस के वर्कर्स के द्वारा। और इस साइड ये एरिया, जहाँ पे आप हाथ और थाली धो सकते हैं, पीने के लिए फिल्टर का पानी भी आपको अवेलेबल रहेगा। मेस के बाद अब मैं लिए चलता हूँ आप सभी को स्टूडेंट्स के रूम की ओर। यह है डबल बेड का रूम, जो कि आप 3rd ईयर में आइएगा तब आपको मिलेगा। 1st ईयर में आपको ट्रिपल बेड में रहना होता है। 2 विंडोज आपको मिलेंगे, 2 फैन हैं। विंडोज का नज़ारा काफ़ी अच्छा रहता है और बरसात के मौसम में और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। ये पढ़ने के लिए आपको स्टडी टेबल भी मिलेगा, कुर्सी मिलेगा। और मैं बता दूं, अभी मैं जिस रूम में हूँ, ये कॉलेज टॉपर भी रह चुके हैं और ब्रांच टॉपर भी रह चुके हैं। तो अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने इसके लिए कुछ एफर्ट किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अश्विन, आपका एथलीट। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे चैनल है, अश्विन द एथलीट करके। वहाँ पे मैंने कॉलेज के सारे ब्लॉग्स डाले हैं स्पोर्ट्स वाले। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैंने कॉलेज को DSTT लेवल, जो हमारे कॉलेज का सबसे हाई लेवल होता है, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। मैंने अपने मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को IIT पटना में भी रिप्रेजेंट किया हूँ। तो इस तरीके से मैंने, मेरा एकेडमिक में तो नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ज़्यादा करियर मैंने बनाया है अपने कॉलेज में। और हमारे कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स के बारे में बहुत चीज़ बता सकता हूँ। जैसे कि हमारे कॉलेज में हर साल एक एनुअल फेस्ट होता है कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें कि सबसे पहले आपको कॉलेज में जीतना होता है। उसके बाद आपको मोतिहारी से परमंडल लेवल, जो कि हमारा तिरहुत आता है, वहाँ पे जीतना होता है, जो जिसका कभी सेंटर दिया जाता है मुजफ्फरपुर कॉलेज को, या कहीं भी वैशाली को दिया जाता है। वैशाली एक कॉलेज है, वहाँ पे स्पोर्ट्स में जीतना होता है। तब आपको पटना भेजा जाएगा अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें आप स्टूडेंट भी जाते हैं, फैकल्टी का भी सिलेक्शन होता है, फैकल्टीज भी जाते हैं वहाँ स्पोर्ट्स करने के लिए। तो अंत में आप सभी को कहना चाहूँगा, आप सब सपोर्ट बनाए रखें। मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय।